हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के बहुत ही प्यारे अच्छे प्लेटफॉर्म पे। खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आपको देगा 11th और 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स, फुल लेक्चर्स, पूरे कंसेप्ट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे पूरे साल। और ये सब होगा बोर्ड्स के लिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे होंगे और एनसीईआरटी का कंटेंट हम कवर करेंगे। सीक्वेंस ऊपर नीचे करेंगे जानबूझ के, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने आईआईटी कानपुर में बहुत सारा समय बिताया है फिजिक्स पढ़ते हुए। तो आपको फिजिक्स पढ़ाने हैं, बहुत खूबसूरत सी जगह से पढ़कर। आज की कहानी, क्योंकि हमारा 11th क्लास का सेशन स्टार्ट हो गया है, हम 10th एग्जाम देके आ गए, हम डिले नहीं करना चाहते, तो जितना समय बीतना था बीत गया और फटाक से अब 11th की स्टार्टिंग करेंगे। हमने फिजिकल वर्ल्ड वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसको एक वीडियो में कंप्लीटली कंप्लीट किया। आज की कहानी क्लास 11th की मार्क कर लीजिए और इसको फॉलो करिए। नहीं किया है सब्सक्राइब तो करिए आरटी एकेडमी को। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह। आज का एजेंडा मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा फंक्शन और उससे रिलेटेड ग्राफ। बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं। हम एक टाइप के ग्राफ के पीछे पढ़ने वाले हैं और उस ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बस एक पढ़ने वाले हैं, इतना ही हमारे लिए इनफ है। पैराबोला एक्सेट्रा नहीं पढ़ेंगे। डोंट वरी, आ जाएगा, जब जरूरत होगी तो पढ़ा भी देंगे। फिलहाल एक ही चीज का एजेंडा है, स्टार्ट करेंगे। मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? पुरानी सेइंग है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स को पढ़ने का जो मीडियम है, फिजिक्स को पढ़ने का जो मीडियम है वो मैथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आ जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो फिजिक्स बहुत अच्छे से, आसानी से, बहुत बढ़िया से आ जाएगी। तो कोशिश करिए कि फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सीख लें। तो शुरुआत हम लोग मैथ्स पे धावा बोल देते हैं। तो शुरुआत की जो लेक्चर सीरीज है, हम मैथ्स के जितने टॉपिक्स फिजिक्स में इस्तेमाल होने, जो स्पेसिफिकली हमारे शुरुआती चैप्टर्स में आने वाले हैं, उन बातों को हम पहले ही मैथ के निपटा देंगे, ताकि मैथमेटिकल एंड से हम बिल्कुल कमजोर ना रहें। उसके बाद जब हम फिजिक्स में जंप मारेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी, सीखते चले आएंगे और अच्छी तरह सीखेंगे। शुरू करें। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। क्लास 11 की बोर्ड्स के लिए फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स। आज का एजेंडा है फंक्शन और उनके ग्राफ। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। स्टार्ट करते हैं। टुडेज एजेंडा क्या है, आज का एजेंडा क्या क्या करना है? फंक्शन क्या होता है सीखना है, डेफिनेशन जानेंगे और समझेंगे क्या है। अगला देखिए, इक्वेशन क्या होती है। ठीक, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। दो बातें ग्राफ की हम जानने की कोशिश करेंगे, स्लोप और ग्राफ का एरिया। स्लोप और एरिया दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्राफ की। अगर आपको ये आती हैं तो मानकर चलिए कि आपको ग्राफ की बहुत शानदार बातें आती हैं और ग्राफ से बहुत सारा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करें। व्हाट इज अ फंक्शन? मैं इक्वेशन और फंक्शन एक साथ आपको बताता हूं। जैसे आपने कहा कि x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा है उसके बराबर है। ये दो डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज की, मटेरियल्स की वैल्यूज अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि हमने एक इक्वेशन लिख दी। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा गया, राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा गया, बीच में लगाया इक्वल का साइन, दैट इंडिकेट्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज बराबर है। इक्वेशन, इक्वेशन शब्द भी समझ आता होगा, इक्वेट करने से, बराबर करने से। फंक्शन क्या है वो समझाता हूं, आइए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन, क्योंकि यही कहानी हमें स्टार्ट करनी है। जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो ही लिख देते हैं। दो वेरिएबल्स में लिखा गया x इज इक्वल टू 2y। क्या मतलब है इसका? कुछ खास नहीं, आइए देखिए। ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप y की वैल्यू को 0 रख देंगे तो शायद x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। आपको कैसे पता? अरे y की वैल्यू 0 रखो, 2 into 0 is 0। आप y की वैल्यू को 1 रखिए तो x की वैल्यू 2 आ रही है। y की वैल्यू 1, 2 into 1 is 2।
y की वैल्यू को आप 2 रखिए तो x की वैल्यू शायद 4 निकल कर आ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे वैल्यूज रखते जाएंगे, x की वैल्यूज आती जाएंगी। तो हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यूज हम चूज कर रहे हैं, और y की वैल्यूज चूज करने से एज y चेंजेस x आल्सो चेंजेस। तो हम ये लिख सकते हैं कि x changes according to y। क्लियर है मेरी बात? x changes according to y, यानी x y के अकॉर्डिंग y के हिसाब से बदलता है। अच्छा, बदल तो रहा है, ठीक तो रहा है। इसको कहने का तरीका क्या होगा मैथमेटिक्स में? हम कहेंगे x is मतलब इक्वल is a function of y। x y का फंक्शन है, x y के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, x के अकॉर्डिंग चेंज होता है, x y के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर है मेरी बात? x is a function of y। क्लियर? इसकी जगह अगर लिखा होता y is equal to 2x तो क्या करते? कुछ नहीं, x की वैल्यू को 0 पुट करते, y की वैल्यू 0 आ जाती, x की वैल्यू को 1 पुट करते, y की वैल्यू 2 आ जाती, x की वैल्यू को 2 पुट करते तो y की वैल्यू शायद 4 आ जाती। और हम देखते कि इस बार जो y है वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। y की वैल्यू कैसे बदली? जब हमने x की वैल्यू बदली तो y की वैल्यू बदली, x0 पर y0, x1 पर y2, x2 पर y4 दिखाई दे रहा है। हम यहां पर कहने लग जाएंगे कि y चेंजेस अकॉर्डिंग टू x। और अगर y x के हिसाब से बदल रहा है तो हम कहेंगे y is a function of x। पर सर दोनों बातें तो एक जैसी लिखी, आपको समझना है। क्या समझना है? जो अकेला लिखा है इसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं। जो ये साथ में लिखा हुआ है, ढेर सारा फंक्शन है, इसको हम कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग चेंज देखना है। मतलब y में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, इनपुट डालते जाएंगे और x का आउटपुट निकालते जाएंगे। लेकिन ये इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ x में इनपुट डालते जाएंगे और y का इनपुट आउटपुट निकालते जाएंगे, हमें एक फंक्शन दिखाई देगा। तो ऐसे तो बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं। आइए और फंक्शन कर लेते हैं। हम कहेंगे कि y is equal to 2x plus 4। क्या ये भी एक फंक्शन है? जी हाँ, ये एक फंक्शन है। अगर ये एक फंक्शन है, कैसे फंक्शन है सर? अरे x अगर बदलोगे तो क्या y बदलेगा? जी हाँ, क्योंकि x की वैल्यू बदल देंगे तो इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी, y चेंज हो जाएगा। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? x की वैल्यू को 0 डाल के देखें तो y की वैल्यू 4 निकल के आती है। कैसे निकलती है? x की वैल्यू को 0 डालोगे तो देखो 2 into 0 is 0, तो ये तो खत्म हो गया, वैनिश हो गया, प्लस 4 तो बचा कौन? 4। x की वैल्यू को आप 1 डाल के देखिए तो y की वैल्यू देखिए क्या आती है? 1 into 2 is 2 and 2 plus 4 is 6। ये बचपन की कहानी है, बड़े काम की है। x की वैल्यू को 2 डालने पर 4 बन जाएगा, 4 plus 4 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह चलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे y is a function of x। क्लियर है मेरी बात? एक बात और खास, कोई बच्चा कहेगा कि y को ही x का फंक्शन क्यों कहें? ऐसा भी सोच सकते हैं कि x y का फंक्शन है। जैसे इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया जाए, कन्वर्ट कर देखें। y minus 4 is equal to 2x, hence x is equal to 1/2। 1/2 क्यों लिखा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, 1/2 of y minus 4। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया? x अकेला कर लिया, y कर लिया? जी हाँ। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, एक जैसी, क्योंकि एक से ही बनी, वैल्यूज तो बराबर है। लेकिन इस इक्वेशन का मतलब अलग है और इस इक्वेशन का मतलब अलग है। हम यहां पर y की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं x की वैल्यूज पुट करके, और ऐसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू ढूंढेंगे। यानी जो अकेला लिखा होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और जो बहुत सारी चीजों के साथ है उनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। हम खुद जानबूझ के रखेंगे वैल्यूज। क्लियर है मेरी बात? तो जब इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, लेट मी राइट इट अगेन, y is equal to 2x plus 4, तो हम कहेंगे y is nothing but a function of x। लेकिन यही इक्वेशन अगर शक्ल बदल के लिख दी जाए और लिखी जाए x is equal to 1/2 of y minus 4, तो हम कहेंगे x is a function of y।
यानी यहाँ पर x y के अकॉर्डिंग बदल रहा है और यहाँ y x के अकॉर्डिंग बदल रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, दोनों का मीनिंग ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है मेरी बात? तो ये था आपका फंक्शन कि एक वैल्यू दूसरे के हिसाब से बदले। कुछ और भी तो फंक्शन हो सकते हैं, x y जरूरी है? बिल्कुल नहीं, x y बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे आप देखें, आप बचपन में पढ़ते थे पोजीशन, उसको टाइम की रिस्पेक्ट में पढ़ लेते थे, तो ये भी एक फंक्शन ही है। तो हम कह सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर हम कह देते थे कि कुछ लिख लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 2t + 1। तो हम कह देते हैं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम। पूरी पॉसिबिलिटी है कि पोजीशन चेंज होने के साथ वेलोसिटी बदले, तो हम लिख सकते हैं x + 4x, x² + 4x। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स आपस में जोड़ सकते हैं। x और y का संबंध सिर्फ इतना है कि हमें कोई ना कोई वेरिएबल का नाम तो देना ही है, तो हम x और y दे देते हैं। ये बदल भी सकते हैं, लेकिन आपको फंक्शन ढूंढना आना चाहिए। और जब आप किसी का फंक्शन ढूंढे तो कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, वो अकेला होगा। जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज चाहिए वो एक साथ लिखे होंगे। ये v आपको वेलोसिटी चाहिए था, टाइम आपको दिया गया था, पोजीशन आपको चाहिए थी, टाइम आपको दिया गया था। तो ये जो है ये हमें चाहिए, ये वैल्यूज हमें पता होती है। क्लियर है? दो हिस्सों में वेरिएबल्स बढ़ते हैं, एक हमें मालूम होगा और एक हम निकालना चाहते हैं। जिसको हम निकालना चाहते हैं उसको अकेला रखना चाहते हैं। कोई और इक्वेशन है आपके पास? जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ के आए हैं, 12mv²। गौर से देखिए, वेलोसिटी चेंज होने पर क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। वेलोसिटी बदली तो काइनेटिक एनर्जी बदली। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो स्क्वायर से बदल रहा है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, वन पावर में इक्वेशन नहीं है। इसी तरह आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करें तो हम कहेंगे mgh। दुनिया वाले कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ h के अकॉर्डिंग बदल रहा है। अच्छी बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद करें तो लिखा जाता था g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो आपको पता चला कि फंक्शन ऑफ r भी तो है फोर्स। जैसे जैसे सेपरेशन बदलेगा फोर्स बदल जाएगा। मास का भी तो फंक्शन है। जी हाँ, मास का भी फंक्शन है। आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लीजिए, मास के हिसाब से बदल जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इनमें से हमने एजेंडा में क्या किया, व्हाट इज अ फंक्शन, ये लिख लिया, इक्वेशन लिख ली। अब क्या है व्हाट इज अ फंक्शन, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डेफिनेशन के तो बातें नहीं बनती। तो कलर चेंज कर, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ फंक्शन क्वेश्चन मार्क। क्या होता है भाई फंक्शन? अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? आइए आपके सामने सब लिखा होगा, पढ़िए इसे। एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में सोच रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? जैसे y is equal to 2x² plus 4t minus 1. This is an expression. ये एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वेलोसिटी is equal to 2x plus 4, ये एक्सप्रेशन हो सकता है, हो सकता है। फोर्स is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r², ये भी एक फंक्शन हो सकता है, ये एक्सप्रेशन हो सकता है। जी हाँ, ये क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स आती है, 12th में पढ़ोगे, डोंट वरी। बस तुम तो इक्वेशन देखो कि इक्वेशन लिखी है तो क्या ये एक्सप्रेशन है? ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन है। और कुछ हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़ा है, क्या ये भी एक्सप्रेशन है? आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² पढ़ा है, ये भी एक्सप्रेशन है। आपने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला m/v पढ़ा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है, एन एक्सप्रेशन और रूल यही है। रूल का मतलब क्या समझाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है y is equal to 4x, तो मतलब x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे तो आपको 8 दिखाई देगी। बेसिकली इस एक्सप्रेशन से ये मालूम चलता है कि y x का 4 टाइम्स है। x की जो भी वैल्यू हो y की वैल्यू उससे 4 गुना ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? तो इसको ही कहते हैं रूल।
रूल का मतलब ये बताना कि y x पे डिपेंड कैसे कर रहा है, क्या है दोनों का रिश्ता, ये रूल कहलाता है। और लॉ दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन one variable which is called independent variable and the another variable that is called dependent variable। अब इनमें प्रॉब्लम आ गई कि what are dependent and independent variables। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ें कि कोई एक्सप्रेशन, कोई रूल, कोई लॉ जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता एस्टैब्लिश करे। दो वेरिएबल्स कौन से? एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, एक को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिश्ता एस्टैब्लिश कर दें और जिस भी तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा हम कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सवाल क्या आया यहाँ पे? सवाल आया कि व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की चर्चा करें, ऑफ कोर्स करें। इसी पेज पर रहते हैं, यहाँ से गायब नहीं होते हैं, तो चलो जितना कुछ लिखा है इसी पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं, काम आएगा। आओ भाई देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन हमने ली थी वो थोड़ा इसको इरेज करता हूं, उसके बाद बातें करता हूं। ये इरेज किया और अब आगे फिर सीन ये है कि y is equal to 4x लिखा। हाँ, x की वैल्यू हमने चूज की 0 तो y की वैल्यू y 0, x की वैल्यू चूज की 1 तो y की वैल्यू y 4, x की वैल्यू चूज की 2 तो y की वैल्यू y 8। क्या एक रिश्ता दिखाई दे रहा है कि y x से 4 टाइम्स ज्यादा है? जी हाँ, रिलेशन तो हमें दिखाई दे रहा है कि y x से 4 टाइम्स ज्यादा है और ये रिश्ता कहलाएगा फंक्शन। इस फंक्शन में कौन है डिपेंडेंट, कौन है इंडिपेंडेंट? तो गौर से देखो, x की वैल्यू 0 हमने सेलेक्ट की और y की वैल्यू 0 हमने कैलकुलेट की, x की वैल्यू 1 हमने सेलेक्ट की, y की वैल्यू 4 हमने रिलेशन से कैलकुलेट की, x की वैल्यू 2 हमने सेलेक्ट की और y की वैल्यू 8 हमने इस रिलेशन से कैलकुलेट की। क्या है इन बातों का मतलब? मतलब है कि इस पूरे सवाल के अंदर दो तरह की बातें आ गई। पहली ये कि कोई एक वेरिएबल है जिसको हम चूज करते हैं और कोई दूसरा वेरिएबल है जो उस रिलेशन से उसकी वैल्यू बाहर आ रही है। जिसे हम चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी x, यानी x, यानी x, यानी ये वाला x, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों इंडिपेंडेंट? हमें इनकी वैल्यूज मालूम है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये हम चूज करते हैं, जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वैल्यूज हमें पता है वो बदलेंगी नहीं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, व्हाटएवर भी द वैल्यूज आर, हम डिसाइड कर रहे हैं, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, पर अब इस y की चर्चा करो जरा। y तो बड़ा गंदा आदमी है, y कैलकुलेट करके आ रहा है, हाँ आ रहा है, y कैलकुलेट करके आ रहा है, हाँ आ रहा है। y की वैल्यू हम पर डिपेंड नहीं कर रही है, y की वैल्यू इस रिश्ते पर डिपेंड कर रही है कि वो x के साथ कैसे रिलेटेड है। अगर 4x की जगह 2x लिखा होता तो y की वैल्यूज बदल जाती। अगर 4x की जगह पर 8x लिखा होता तो वैल्यूज बदल जाती। अगर 4x की जगह पे -1x लिखा होता तो वैल्यूज बदल जाती। यानी x की वैल्यू तो हम 0, 1, 2 सेलेक्ट कर सकते हैं कभी भी, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी वो इस रिलेशन पर डिपेंड करेगी, यानी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हाउ y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड्स ऑन x, हाँ तभी तो फंक्शन है, तो यही तो डिपेंडेंट है जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा साहब, क्या कहेंगे y को? y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर आए और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखें तो ये जो r है ये इंडिपेंडेंट है, पार्टिकल्स के बीच की दूरी इंडिपेंडेंट है और जो उनके बीच की दूरी से फोर्स आ रही है वो डिपेंडेंट है। यहां पर देखो, जो ये x लिखा हुआ है ये x इंडिपेंडेंट है क्योंकि x की वैल्यू तो हम चूज कर रहे हैं और इस फॉर्मूला, इस रिलेशन, इस लॉ के हिसाब से x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि जो y है हमारा वो डिपेंडेंट आ रही है। क्लियर है मेरी बात? कोई परेशानी तो नहीं? आइए इक्वेशन से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे y is equal to 2x plus 1, टक टक, ये x जो है
वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन लिखते हैं 2t² + 4। तो लॉजिकली जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है और जो वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं वो डिपेंडेंट है क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है मेरी बात? दूसरी खास बात सुनिए, इसको ऐसे सीखें। जो अकेला है वो डिपेंडेंट है, जिसको हमने अकेला कर रखा है वो डिपेंडेंट है क्योंकि जिसे अकेला किया है हम उसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है उसकी वैल्यू रिलेशन, फंक्शन, लॉ पर डिपेंड कर रही है। अगर लॉ पर डिपेंड कर रही है तो उसका लॉजिक हुआ कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा सा, बहुत बढ़िया। ये स्टोरी हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल की। एक्सप्रेशन, लॉ, रिलेशन दैट establishes, defines a relation between one variable that is independent and other variable that is dependent. Clear है ये बात? आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अभी समझा दिया पूरा, बस वही लिखा हुआ है आपके सामने। गौर से देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गंदा सा प्राणी इंडिपेंडेंट है, किसी के सहारे तो नहीं खड़ा, लेकिन अगर इसे देखें तो ये व्यक्ति डिपेंडेंट है क्योंकि दूसरे के सहारे पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे वो इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पे डिपेंड करेंगे वो डिपेंडेंट। तो क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी पर्टिकुलर रिलेशन, जो पर्टिकुलर रिलेशन है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन बोला करते हैं या लॉ बोला करते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी दूसरे पर वो डिपेंडेंट, जिसकी नहीं करेगी वो इंडिपेंडेंट। अगला अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डीपर, सवाल लगा लेते हैं, क्या परेशानी है? आइए भाई, y = 4x + 2 ये इक्वेशन है और आपसे पूछा जा रहा है y at 0 क्या होगा? y at 0 का क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। तो क्या मुझे पता है कि y is nothing but a function of x? तो तुम कहोगे हाँ यार, y तो फंक्शन x का है ही, और कैसा फंक्शन है? तो तुम कहोगे 4x + 2। अच्छी बात। फिर पूछा जाए f of नॉट की वैल्यू क्या है? नॉट मतलब 0। क्या मतलब है इस बात का? कैसे लिख दिया? लिखा क्वेश्चन सुनो, y is a function of x समझ आता है? आता है। y कैसा फंक्शन है? 4x + 2 गिवन है, दिया गया है प्रॉब्लम। f of नॉट का क्या मतलब? f of नॉट का मतलब है कि x की जगह पर क्या पुट कर दिया? 0 इन प्लेस ऑफ x। x के प्लेस पर साहब हमने क्या पुट कर दिया? 0। तो इसका मतलब वो वैल्यू y की निकालनी है जबकि x की वैल्यू क्या रख दी जाए? शुद्ध रख दीजिए भाई। हमारे पास f of नॉट का मतलब हो जाएगा 4 × 0 + 2 that is 0 + 2 that is 2। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? आसान। कोई कहे कि f of 2 की वैल्यू क्या होगी पता करके बताओ, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, x की जगह पे 2 पुट करना है, आसानी से आ जाएगा। देखें 4 × x की जगह क्या पुट कर दें? 2 + 2। 4 2s are 8 + 2 that is 16। आंसर। कोई कहेगा कि f of माइनस इक्वल टू लगाया -4 की वैल्यू बता के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे क्या डालना है? -4। और जब भी आ जाए माइनस, साइन बदल जाए तो दिमाग में चमकना चाहिए कि सर माइनस के बगल में ब्रैकेट लगाना। अगर प्लस माइनस होगा तो साइन बदल जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिख रहे हैं 4x + 2 और x की जगह पे -4 + 2। तो लॉजिकली 4 × 4 is 16 and plus minus is minus -14 is the answer। लॉजिकली करेक्ट है? आया पता मतलब? ऑफ कोर्स है। कोई और एग्जांपल है आपके पास? 50 है, आप लेते रहो, खेलते रहो। जैसे y is equal to, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर जानबूझकर,
और ध्यान रखना मैं सवाल लिख के भी ला सकता हूँ, पर तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, उसका फायदा ये है कि तुम प्रॉब्लम फॉर्म करना जानोगे कि रटे रटाए सवाल नहीं कर रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं, मतलब तुम भी कर सकते हो। y इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे 2x² प्लस 2 ऐसे लिखा है। अब पूछा जा रहा है कि क्या y x का फंक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ y इज फंक्शन ऑफ x है, एस्टैब्लिश्ड। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि f एट 0 के बारे में बताएं, तो हम कहेंगे f एट 0 का मतलब इसमें x की वैल्यू क्या डालनी है, 0, तो हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 2 दैट बिकम्स 2, क्योंकि यही बचेगा, तो खत्म हो जाएगा। अगला देखो, तुमसे पूछा जाए f एट 2 की वैल्यू बताइए, f एट 2 कैसे निकलेगा, f ऑफ 2 का मतलब हुआ कि x की जगह पे क्या पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 plus 2 that is 8 plus 2 that is, मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं, आसानी से है कि कर सकते हैं, ऐसे जो मर्जी को सवाल बनाएं और खेलते हैं, ठीक है। इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो ग्राफ की जानकारी ले लेते हैं कि व्हाट इज योर ग्राफ। तो ग्राफ क्या है वो समझो। ग्राफ बड़ी खूबसूरत चीज है। आप अगर देखें तो इक्वेशन में पीछे वाले पेज पे आता हूं, अब इसी से एक चीज लेता हूं कि जो इक्वेशन है जिसको हम रिलेशन बोल रहे थे, ये establishes relation between y and x, और y x तो एग्जांपल लिया है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सीन। एक और तरीका है, उसको हम बोलते हैं ग्राफ, और ग्राफ का भी यही काम होता है, इफ यू कैन सी, तो ये भी establishes the relation between y and x। y and x का रिलेशन बताता हुआ ग्राफ होता है, मतलब दोनों का काम एक ही है। जवाब है हाँ, दोनों का काम एक है। जैसे आपके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ से ठीक है, थोड़ा सीधा जाता है, मुझे पास से समझ नहीं आ रहा कितना सीधा है, पर ठीक है जो भी। और यहाँ पर मैं जानबूझकर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको एरो की जगह लाइन ले लें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैंने कहा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। क्या मतलब है इसका, आप बताते हैं, बड़ा अच्छा है। जब x 0 है तो y भी 0 है। गौर से देखो, x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू भी 0 है। कैसे पता, ऐसे पता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। और कैसे पता है, x की वैल्यू देखो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। x की वैल्यू देखो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। x की वैल्यू ये सेलेक्ट करी, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये सेलेक्ट करी, x की वैल्यू ये सेलेक्ट करी, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये कैसे करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, आओ खेलें, करस्पॉन्डिंग कर ले थोड़ा थोड़ा। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ग्राफ में जो बिंदु मिले, जो पॉइंट 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 मिले, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए x को। जो ये दूरी मिली, ये आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए y पर, तो ओरिजिन से ये जो दूरी मिली, ये इसका y कोऑर्डिनेट मिला। फिर कोई दूसरा पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट से ये जो ओरिजिन से सेपरेशन है, ये इसका कोई x2, इससे y पर परपेंडिकुलर डाला, तो ओरिजिन से ये पॉइंट का जो सेपरेशन है, ये y2। सिमिलरली तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट का जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये डाला गया, इसको हम x3 बोल सकते हैं और इसको हम y3 बोल सकते हैं। तो आप देखिए इक्वेशन क्या एस्टैब्लिश कर दी
कितने x पर कितना y होगा। ग्राफ क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, कितने x पर कितना y होगा, कितने x पर कितना y होगा, कितने x पर कितना y होगा, कितने x पर कितना y होगा। x और y का रिश्ता ही एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इक्वेशन का भी वही काम है, ग्राफ का भी वही काम है। तो इसका मतलब ग्राफ और इक्वेशन आपस में रिलेटेड होने चाहिए। जी होते हैं। ठीक, आइए आगे की बातें करें। इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है, अब तो फीलिंग आएगी। 10th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं पूरी हिम्मत से आपको बिना बहुत ज़्यादा डिटेल बताए चीज़ें बोल सकता हूँ। जैसे एक हीलियम और एक हीलियम, और फिर तुमने कहा कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है, ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। चलिए आओ ग्राफ प्लॉट, ग्राफ यहाँ से ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं, इक्वेशन से ग्राफ। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो मन नहीं करता। y की वैल्यू लिखी है 2x, जो लिखा है बस आप। तो एक काम करो, x की वैल्यू को 0 डालो, y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू को 1 डालो, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू को 2 डालो, y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू को 3 डालो, क्या किया क्या किया क्या किया, कुछ भी लिखते चले गए क्या? हाँ, 2 डालने पर 4 आएगी और 3 डालने पर 6 आएगी। तो कुछ थोड़ी करना है, देखो क्या करना है। आप x 0 सेलेक्ट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग y भी 0। x को 1 सेलेक्ट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग y 2। x को 2 सेलेक्ट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग y 4। और x को 3 सेलेक्ट करिए और इसके करस्पॉन्डिंग y 6। 1 2 3 और ये 2 और ये 4 और ये 6, ये 0। अब क्या करना, कुछ खास नहीं। x से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, 2 से x के पैरेलल और 1 से y के पैरेलल, 4 से x के पैरेलल, 2 से y के पैरेलल, 6 से x के पैरेलल, 3 से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। कहाँ इंटरसेक्शंस मिले, पहली वाली लाइन के इंटरसेक्शन यहाँ मिला, दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ मिला, तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ मिला। नाउ इट्स वेरी सिंपल, इन सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो जस्ट मेक अ लाइन दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स। और सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन बनके आपके पास आई, इस लाइन को आप बड़ी इच्छा से कहेंगे कि ये मेरी इक्वेशन का ग्राफ। अरे वाह, कैसे बना ग्राफ? आपने x और y का रिश्ता ढूंढा, रिलेशन लिखा था हमारे पास, इक्वेशन तो थी ना, इसको हम फंक्शन बोल रहे थे। उसमें x की वैल्यूज आ डिफरेंट, उस पे डिफरेंट y की वैल्यूज आ गई। अब आपने ग्राफ में क्या करना है, ये x की वैल्यू डालिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मार्क करिए। x की वैल्यू दूसरी डालिए, y की दूसरी वैल्यू लिखिए। x की तीसरी वैल्यू डालिए, y की तीसरी वैल्यू आएगी। फिर क्या करना है, इससे y के परपेंडिकुलर, इससे x के परपेंडिकुलर, इससे y के परपेंडिकुलर, इससे x के परपेंडिकुलर, इससे y के परपेंडिकुलर, इससे x के परपेंडिकुलर। पहली दूसरी तीसरी चौथी जितनी आपने मार्क करी है सारी वैल्यूज के साथ ही काम कर लीजिए। फिर पहली और पहली लाइन जो है ना, फर्स्ट वाली कहां मीट कर रही है, दूसरी और दूसरी वाली, ये 4 और 2 वाली कहां मीट कर रही है, ये 6 और 3 वाली कहां मीट कर रही है। जस्ट मार्क दोस पॉइंट्स इंटरसेक्शन वाले, और इन पॉइंट्स को मीट कराती हुई लाइन जो होगी स्ट्रेट लाइन। अच्छा सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बहुत खास है क्या हमारे लिए? ऑफ कोर्स खास है। कुछ और है आपके पास? जरूर है। आइए एक और ग्राफ बना लेते हैं। मैं आपके लिए एक और ग्राफ बनाता हूं, इसको जरा छोटा कर देते हैं। इक्वेशन से ग्राफ आगे आइए, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। ये रहा। अब आपको जो y की इक्वेशन लिखी है बेटा, वो लिखी है x + 1। तुमने कहा ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से आता है। देखिए y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 डालें, y की वैल्यू 1 आएगी। कैसे बनाएगी? अब x 0 डालोगे 1 तो बचेगा। x की वैल्यू को 1 डालो तो दिखेगा कि जो y की वैल्यू है 1 1 2 हो जाएगी,
x की वैल्यू को 2 डालो तो 2 + 1 y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू को 4 डालो मतलब 3 डालो, 4 तो बाद में डाल लेना। उसके बाद 3 + 1 which is 4 and so on so forth। ऐसी बहुत सारी लाइनें आप और बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? बड़ा आसान है ग्राफ को प्लॉट करना। एक y एक्सिस डिजाइन करिए और एक x एक्सिस डिजाइन करिए और आप क्या करें? कहिए कि ये x, कहिए कि ये y, फिर कुछ नहीं, आइए x की वैल्यू को 0 मार्क करिए। जब आप x की वैल्यू 0 होगी तो मतलब x एक्सिस पे आप सबसे पीछे होंगे और x के 0 होने पर मेरा y कितना है? तो आपको दिख रहा है x के 0 होने पे y 1 है, तो हमने 1 मार्क कर लिया। मतलब x 0 y 1 तो पहला पॉइंट तो सीधा यही मिल गया, इंटरसेक्शन की नीड नहीं। दूसरा x की वैल्यू को 1 रखने पे y कितना मिल रहा है? x की वैल्यू को आपने 1 माना तो y की वैल्यू 2 पे मिल रही है। तो x की वैल्यू को 2 रखने पर y कितना मिल रहा है? 3। इसको रखने पर y यहाँ मिल रहा है। x की वैल्यू को 3 रखने पे y कितना मिल रहा है? 4। x की वैल्यू को 3 रखने पे y मिल रहा है 4। ये कहानी। अब आप देखें, आप लिखेंगे इसको 1 2 3, ये 0, ये y की वैल्यू 1 है, फिर y की वैल्यू शायद 2 है, फिर y की वैल्यू 3 है और फिर y की वैल्यू 4। क्लियर? फिर वही कहानी, किसी के परपेंडिकुलर ये सब ट्रायंगल करनी होती है। यहाँ से पहले वाले में तो लीड नहीं है, उसका कारण पहला वाला ऐसे ग्राफ बनाएंगे और x तो जो था पहला x वो 0 से था, तो हम 0 से ग्राफ प्लॉट कर देंगे यहाँ से ऐसे। तो पहला इंटरसेक्शन जो है वो बेसिकली मुझे यहीं मिल गया। दूसरे इंटरसेक्शन पे आते हैं, इसके पैरेलल, वो 1 सेकंड की बात थी, तो y के पैरेलल इंटरसेक्शन मिला। ये देखिए, ये देखिए इंटरसेक्शन मिला, यहाँ से देखिए और फिर यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन मिले। अब इंटरसेक्शन मार्क करिए, दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ है, तीसरी लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ है, चौथी लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ है। जस्ट ड्रॉ कॉमन लाइन। कॉमन लाइन कैसे ड्रॉ होगी? कैसे ड्रॉ होगी? गौर से देखिए, ये पहला पॉइंट था, यहाँ से इन सबको मिलाकर के कॉमन लाइन ड्रॉ कर दी और फिर चीखने लग जाइए कि ये जो लाइन बन के आई ये लाइन ही मेरा ग्राफ। आपको शायद टेक्निक की फीलिंग आ गई होगी कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? आप x और y की अलग अलग वैल्यूज मार्क करिए और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स आप मार्क कर लीजिए और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनको मिला दीजिए, बात करने लगिए। हमें कैसे पता सर कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये बीच में से नाच नहीं रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसा ऐसा क्यों नहीं है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही क्यों है? तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ के ना, अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 0 की है और ये वाली जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की है। और जब ये दोनों इक्वेशंस आप मैच करें तो आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है और जब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c दिखाई देगा तो इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना के देने वाली है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा आएगा और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। हमारे कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मैथ की बात नहीं, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, पकड़ के चलेंगे इसको। क्लियर है बात? इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है? अगला पॉइंट, ग्राफ की इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ भी वही काम कर रहा है जो इक्वेशन कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है रिलेशन। ग्राफ की दो खास बातें हैं, पहला स्लोप और दूसरा उसका एरिया। ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन हम आउटपुट करना चाहते हैं, ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे वो इंफॉर्मेशन इन दो ही चीजों से हमें मिलेगी। वन इज ग्राफ का स्लोप, अनदर इज एरिया। ठीक है, दो बातें ऐसे दिमाग में होनी चाहिए। अब जो चर्चा है वो इस बात की है कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है और ग्राफ का एरिया क्या होता है। कि ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया अगर आपको आता है तो आप मान लीजिए स्लोप और ग्राफ का एरिया निकालकर आप ग्राफ से मिलने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? क्या क्या किया आज हम लोगों ने? लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वर्क। सबसे पहले तो हमने इंफॉर्मेशन ली अपने चैनल, आज का एजेंडा देखा क्या करना है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में जाना, व्हाट इज फंक्शन। उसके बाद अब देखो फंक्शन, मोर फंक्शंस, फिर क्या किया मोर फंक्शंस, फिर क्या किया फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखी, उसके बाद उसकी ट्रिक याद करी याद रखने की,
उसके बाद हमने एक स्लाइड में पढ़ा, उसकी वैल्यूज पे लिख रखा है, डायग्राम से भी समझाया आपको, फिल्म भी आई होगी डायग्राम देखी। फिर क्या किया, फिर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डीपर, थोड़ा बहुत आपको फंक्शन कैसे सॉल्व होते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं, वैल्यूज निकाल के दिखाई। उसके बाद इक्वेशन और ग्राफ क्या करते हैं ये बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन से ग्राफ बना के दिखाया। एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको जरूर से जरूर बतानी है वो ये है कि ये जो y लिखा है इसको आप y वेरिएबल मत मानिए। ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल मार्क किया जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x एक्सिस है बेटा, इस x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट मार्क किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। x एक्सिस का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी हो, अभी तो फिलहाल हम y एक्स पे खेल रहे हैं, xt हो सकता है, vt हो सकता है, at हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ हो सकता है, तो इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मार्क किया जाएगा x एक्सिस पे। और y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल मार्क किया जाएगा। ये मार्क करके रखना बिल्कुल अच्छे से याद करके। ये किया, ये करने के बाद हमने एक हिंट लिया कि ग्राफ की इंपॉर्टेंट बातें कहाँ हैं। ये छुपी हुई है सिर्फ और सिर्फ स्लोप में, और ये जो है वो ग्राफ का एरिया अंडर है। अगर आप इक्वेशन देखें पीछे y = mx + c में, इस m का मतलब होता है स्लोप। हम 10th में पढ़ के आए हैं मैथ में, जानते हैं कि स्लोप क्या होती है, पर उसकी डिटेल जानकारी हम अभी निकालेंगे। फिलहाल इस स्लोप और इस एरिया के इंट्रोडक्शन पे हम आपकी स्टोरी को छोड़ रहे हैं। आज अगले लेक्चर में इस स्लोप और एरिया से कहानी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, आज की बातें खत्म। और आज का थैंक्स फॉर वॉचिंग स्लाइड आ गई, यानी कि अब है समय धन्यवाद करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, आपका बड़ा ही फायदा हो जाएगा अगर आप ये देखेंगे। इसको देखने से आपका फायदा क्या होगा, हमें देखेंगे, सीखेंगे। आरटी एकेडमी नहीं किया है सब्सक्राइब तो करें इसे सब्सक्राइब, करते रहें जरूर। ये मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, हम लोग IIT कानपुर से पढ़ के आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। और आरटी एकेडमी को नहीं किया है सब्सक्राइब तो साथ कर लो, साल भर फिजिक्स पढ़ाएंगे पूरे साल, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर पे ग्राफ की स्लोप और एरिया के साथ। तब तक धन्यवाद।